X-rays and Moseley's law. Now, X-rays क्या चीज़ हैं? X-rays आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कैसे प्रोड्यूस होती हैं? नाउ हम डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड लेते हैं और एक एनोड लेते हैं. इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें जो हमने एनोड लिया है वो काफ़ी थिक हैवी मेटल का एनोड है. यूँ काफ़ी थिक सी प्लेट है, हैवी मेटल का एनोड है. अब ये देखा जाता है कि जब ये कैथोड रेज जाके हैवी मेटल के एनोड पे स्ट्राइक करती हैं तो हैवी मेटल के अंदर से क्या बाहर आता है? एक्स रेज. हैवी मेटल के अंदर से एक्स रेज बाहर आना शुरू हो जाती हैं. तो दिस इज द डिस्कवरी कि जब कैथोड रेज पास करके जाके हैवी मेटल के एनोड पे स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ से एक्स रेज बाहर आती हैं. ऐसा क्यों होता है? नाउ अब मैं लेता हूँ एक एटम हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपको याद होगा. हाइड्रोजन की शेल में होता है, न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन. इसकी शेल में होता है एक ही इलेक्ट्रॉन, यूं. और मैं ये इसका दूसरा शेल बना देता हूँ लाइक दिस. अब हाइड्रोजन की दूसरे से पहले शेल में जब ट्रांजिशन होती है, लेमन सीरीज की याद करें, तो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन में फोटोन एमिट होता है. जब कभी हाइड्रोजन के केस में सेकंड शेल या किसी ऊपर वाले शेल से पहले शेल में ट्रांजिशन होती है तो अल्ट्रा वायलेट रे का फोटोन रिलीज होता है. नाउ हैवी मेटल में क्या होता है? हैवी मेटल में ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल लेड, जिसका एटॉमिक नंबर है 82. अब लेड का जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 82 प्रोटॉन्स. अब ये 82 प्रोटॉन्स पहले शेल को, हाइड्रोजन के पहले शेल को एक प्रोटॉन खींच रहा है एक इलेक्ट्रॉन को. इसका जो पुल है वो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन का है. लेकिन लेड जैसे हैवी मेटल में हमारे पास जो पहला शेल है उसको 82 प्रोटॉन्स क्या करते हैं? पुल करते हैं. इसके अंदर 82 प्रोटॉन्स हैं तो ये पहले शेल को पुल करके काफ़ी अपने करीब ले आते हैं. पहला शेल काफ़ी छोटा हो जाता है कंपेयर टू सेकंड शेल. अब दूसरा शेल भी छोटा होता है लेकिन पहला शेल काफ़ी छोटा हो जाता है. अब हैवी मेटल के केस में जब सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में ट्रांजिशन होती है तो आप दोनों को कंपेयर कर लें. ये कम एनर्जी है और ये ज़्यादा एनर्जी. तो ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन एमिट होती है. अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा एनर्जेटिक एक्स रेज हैं. तो यूं एक हैवी मेटल के एनोड से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं. नाउ बेसिकली होता क्या है? होता यूं है कि हमारे पास सपोज ये एक हैवी मेटल है. ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल, ये इसका तीसरा शेल. अब हैवी मेटल के शेल्स में क्या पड़े होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. अब कैथोड रेज खुद क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये आकर हैवी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करके उनको निकाल के अपने साथ ले जाती हैं. तो इधर इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइक करने की वजह से ये जो एटम का इलेक्ट्रॉन है ये चला जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के साथ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाता है. अब यहाँ पे कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक किया इस एटम पे और इसके अंदर से इसका इलेक्ट्रॉन निकाल के ले गया, खुद भी चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन भी ले गया. इधर जब होल प्रोड्यूस होता है किस शेल में? पहले शेल में, के शेल में. तो उस होल को ऊपर वाले शेल में से कोई भी शेल का इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है. अब इधर जो होल क्रिएट हुआ है उसको एल का इलेक्ट्रॉन भी पूरा कर सकता है, एम का भी और एन का भी, तीनों पूरा कर सकते हैं. अगर इस होल को एल का इलेक्ट्रॉन फिल करेगा तो जो हमारे पास लाइन रिलीज होगी उसको हम कहेंगे के अल्फा.
अगर इस होल को m का इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करेगा तो k बीटा, और अगर n का इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो k गैमा। इसी तरह अगर L में होल प्रोड्यूस हो गया है तो L के अंदर अगर m से रिप्लेसमेंट हुई तो L अल्फा, L के अंदर अगर n से रिप्लेसमेंट हुई तो L बीटा। तो यूं हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं एक हैवी मेटल में। तो अब होता क्या है, एनर्जी की मैं बात करूं, इधर लेता हूं इंटेंसिटी, तो K की 3 लाइंस की बात करता हूं, K अल्फा, K बीटा, K गैमा। अब एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, K गैमा, फॉलोड बाय K बीटा, फॉलोड बाय K अल्फा। कैसे, अब ये देखें गैमा की एनर्जी इतनी है, K बीटा की एनर्जी इतनी है और K अल्फा की एनर्जी इतनी है। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, K गैमा, फॉलोड बाय K बीटा, फॉलोड बाय K अल्फा। इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा K अल्फा की है। नाउ व्हाट डज दैट मीन, इंटेंसिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है। इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे मेरे पास 100 एटम्स थे हैवी मेटल के, और 100 एटम्स के K शेल में होल प्रोड्यूस हुआ, यानी 100 होल्स प्रोड्यूस हो गए। अब इन होल्स को L भी रिप्लेस करेगा, M भी, N भी, O भी, बाकी भी। अब L रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगी, K अल्फा लाइन, M रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगी, K बीटा लाइन, और N रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगी, K गैमा। अब एनर्जी सबसे ज़्यादा गैमा की है लेकिन इंटेंसिटी अल्फा की। इसका मतलब है, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स। अगर 100 सुराख हो जाते हैं K में तो सबसे ज़्यादा ये चांस है कि उसको रिप्लेस करेगा L का इलेक्ट्रॉन। हो सकता है कि 100 में से 60 जो रिप्लेसमेंट्स हुई हैं वो L करे, बाकी 30 M करे और 10 N करे। तो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, अल्फा, फिर बीटा, फिर गैमा, क्योंकि जो साथ जुड़ा शेल होता है वहाँ से रिप्लेसमेंट का चांस मैक्सिमम होता है। तो दिस इज़ व्हाट एक्सरेज आर, दिस इज़ हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब एक्सरे का मोज़ले से और एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या लेना देना है, तो अब आपने ये तो देखा कि एक्सरेज एटम से ही प्रोड्यूस हो रही हैं। अब मोज़ले के ज़माने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी। मोज़ले के ज़माने में जो पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल वो अरेंज था इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैस। वो एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज था, एटॉमिक नंबर की अरेंज पे बेस नहीं था। तो उसमें एक मसला बता देता हूँ, उसमें यूँ था कि आर्गॉन का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 18 और एटॉमिक मैस है 40, और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और एटॉमिक मैस है 39। तो इसका एटॉमिक नंबर मैस कम है और इसका ज़्यादा है। तो पुराने पीरियोडिक टेबल में पोटाशियम आर्गॉन से पहले आता था। अब मोज़ले ने एक्सरेज पे जब वर्क किया तो मोज़ले ने एक लॉ दिया। मोज़ले ने कहा कि ये जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक एटम आप ले लें, इसका एटॉमिक नंबर 30 है, इसका एटॉमिक नंबर 60 है, तो इसके अंदर से जो एक्स रेज निकल रही हैं और इसके अंदर से जो एक्स रेज निकल रही हैं, जितना बड़ा एटॉमिक नंबर है उतनी स्ट्रॉन्ग एक्स रेज निकल रही हैं, उतनी ज़्यादा एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी है, और जितना लेस एटॉमिक नंबर है उतनी वीक एक्स रेज निकल रही हैं और उतनी कम हमारे पास एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एटॉमिक अंडर रूट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोड्यूसिंग इट।
यानी एटॉमिक नंबर अगर कम है तो लेस फ्रीक्वेंसी वाली एक्सरेज निकलेंगी, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एक्सरेज निकलेंगी। ये ए बी मेटल के कांस्टेंट्स हैं। ये इक्वेशन आपके काम की नहीं है, टफ इक्वेशन है, एडवांस लेवल पे पढ़ी जाती है। तो अब मोज़ले का मकसद ये था, मोज़ले ने कहा कि एटम के अंदर जो एक्सरे निकल रही है ये एटम की एक प्रॉपर्टी है। तो एटम की प्रॉपर्टीज़ इसके मास नंबर की बजाय इसके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड हैं, जैसा कि इस इक्वेशन से जाहिर होता है कि ये जो एक्सरेज निकल रही हैं ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड हैं, एटॉमिक मास पे बेस्ड नहीं है। तो मोज़लेस के लॉ के बाद जो पीरियोडिक टेबल था उसको अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यूं करेक्शन हुई, आर्गॉन अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पहले आता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है, और पोटाशियम बाद में आता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो दिस इज़ एक्सरेज एंड मोज़लेस लॉ, और इसके साथ ही हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।